एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, फिर मैं दोबारा से डेली डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ एनटी अभ्यास के जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो वीडियो को जो है थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक और शेयर की फॉर्म में, और कमेंट करके बताइए वीडियो पे कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या क्या आप और फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, सवाल कुछ ऐसा है। मैग्नेटिक डायपोल है x और y are kept at a distance d apart, their axis perpendicular to each other. The dipole moment of y is twice that of x. P is the point along the horizontal line which is at the midpoint of d. What is the magnitude of the force on the particle of charge q passing through P at an angle theta is equals to 45 degree. D is very large in comparison to the size of the dipole. दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायपोल रखे हैं, उनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल 45 डिग्री एंगल से गुजरता है। तो आपको पूछा गया है कि फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर कितना लग रहा होगा। तो यहां पे हम जानते हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल मूव करता है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो Q V क्रॉस B के बराबर फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है, और उस फोर्स की जो पावर होती है 0 के बराबर होती है, और उस फोर्स से उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं उस फोर्स के बारे में, Q V क्रॉस B के बारे में। तो मुझे फोर्स निकालने के लिए चार्ज मालूम है, चार्ज कितना है, लेट्स से Q के बराबर चार्ज है, और यहां पे वेलोसिटी जो है V के बराबर में मान लेता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर मान लेता हूं। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर B की जो वैल्यू है मुझे कैलकुलेट करनी है, और हमें उस फॉर्म में आंसर अपना देना है। देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है उसमें Q V भी दिया हुआ है। तो चार्ज Q मानना है, स्पीड V माननी है, और एंगल जो है 45 डिग्री के बराबर आपको दिया हुआ है उसके एक्सिस से। ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, इस लाइन से 45 डिग्री एंगल पर वो मूव करता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हमारे पास एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, ये डायपोल मोमेंट जो है इसका डबल है इससे। तो मैं मान लेता हूं कि इसका डायपोल मोमेंट m के बराबर है, तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 2m के बराबर। और इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम जानते हैं बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो बेसिकली एक डायपोल यहां रखा है जिसका डायपोल मोमेंट m के बराबर है, और एक डायपोल यहां पे रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट 2m के बराबर है। इनके मिड पॉइंट पे यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये वाला पॉइंट इस डायपोल के लिए एक एक्सियल पोजीशन का पॉइंट है, और इस डायपोल के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा हुआ है। तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल सकता हूं बार मैग्नेट की वजह से। तो हम जानते हैं कि बार मैग्नेट की वजह से एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/r³। और यदि इक्वेटोरियल पोजीशन पे यदि बात करें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो μ0/4π m/r³ के बराबर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। ये सब जानते हैं। और डायरेक्शन की यदि बात करूं तो जो डायपोल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यहां पे जो डायपोल के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। तो भैया इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास μ0/4π m/r³। यहां से यहां तक का डिस्टेंस d/2 के बराबर है, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो d/2 का क्यूब करूंगा तो मैं आ जाएगा आपके पास d³ और ऊपर आ जाएगा आपके पास 8। तो 8m/d³ यहां पे आपको मिलेगा। और यहां पे जो डायपोल का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ होना चाहिए, यहां पे नॉर्थ से साउथ बना दिया मैंने। इस तरह से डायपोल होगा, डायपोल मोमेंट होगा नीचे की तरफ, और इस डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है जिसकी वैल्यू होगी μ0/4π m की वैल्यू यहां पे 2m है अपॉन डिस्टेंस का क्यूब यानी कि d का क्यूब। तो आपको यहां से मिल जाएगा d का क्यूब यानी कि d³ डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आपको यहां पे मिलने वाला है μ0/4π 2m/r³, और यहां पे सिर्फ m/r³ होता है। यहां पे हमने 2 लगा दिया, क्या यहां पे 2 नहीं लगाया, यहां पे जो एक्सियल वाला मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो भाई ये हमें मिल जाता है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π m/d³, और यहां पर आ जाएगा इंटू 16, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है μ0/4π m/d³,
और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बराबर है, इसका मतलब जो इनका रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पर आने वाला है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होने वाला है 16√2 म्यू0 अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दैट विल मेक 45 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विद द एनी ऑफ द कंपोनेंट, इट विल मेक 45 डिग्री एंगल। अब चार्ज पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पर ही मूव करवाया जा रहा है। चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हुआ, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्यू वी क्रॉस बी होता है फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 के बराबर है तो इसका मतलब फोर्स कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो इस पॉइंट से पास होगा इस डायरेक्शन में, दैट विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। आंसर डी आ जाएगा आपके पास। बात आई समझ में? तो यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th 8th 9th 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कोड एनकेसी सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको एनकेसी सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है, और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप में बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है, और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है, और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में जेईई मेन के जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है, और आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की जरूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी। और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। एनकेसी सर लाइव जो है ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए। और 16 जनवरी जो टेस्ट है, इस टेस्ट को जरूर आप दीजिएगा। IIT जेईई के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा। और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक। ठीक है, तो फटाफट से जो है आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12th जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th जेईई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बैच है क्लास 11th के जेईई मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा, और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12th जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है, और जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है।
दूसरा बैच है यानी कि फोर्थ बैच है क्रैश कोर्स बैच फॉर जेईई मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस टुगेदर। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास ऐसा, 3 ब्लॉक्स हैं आर सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर। इफ ऑल द स्ट्रिंग्स एंड पुली आर आइडल एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर देन एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू। तो जब आपके पास एक ऐसा सवाल हो जिस सवाल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, वो एक ही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से चल रहे हों, तो हम उसे पूरे सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहां पे देखिए बेटा, ये जो है रस्सी की लेंथ के अलोंग जा रहा है, ये भी रस्सी की लेंथ के अलोंग जाएगा, ये भी रस्सी की लेंथ के अलोंग जो है मूव करने वाला है। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे इन सारे कंपोनेंट्स का यदि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो बहुत आसान मेरे लिए हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाता हूं। तो ये जो आपके पास 500 ग्राम का जो ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा 500 या ये किलोग्राम में बदल दीजिए इसे, 0.5 इंटू जी, ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। यहां पे टेंशन फोर्स लगेगा, यहां पर भी टेंशन फोर्स लगेगा, यहां पे जो है टेंशन फोर्स लगेगा टी डैश के बराबर, इस पर फोर्स लगेगा टी डैश के बराबर ऊपर की तरफ, और यहां पे mg का फोर्स लगेगा 0.05 इंटू जी, और यहां पे भी mg sin 30 के बराबर फोर्स लग रहा होगा, mg sin 30 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं वो रस्सी के अलोंग है, और जो मोशन है इन सारे पार्टिकल्स का, इन सारे ब्लॉक्स का, वो भी स्ट्रिंग के अलोंग होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कह सकता हूँ कि ये 100 ग्राम का ब्लॉक है, ये 500 ग्राम का ब्लॉक है, और ये हमारे पास 50 ग्राम का ब्लॉक है। इस स्ट्रिंग पर, इस पूरे सिस्टम पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो इस तरफ है 0.5 इंटू जी, और पीछे की तरफ लग रहा है कितना, 0.05 इंटू जी, 0.05 इंटू जी, और इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है कितना, पीछे की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, 0.1 इंटू जी इंटू साइन 30। ये हमारे पास फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल। तो सर टेंशन भी तो एक्सटर्नल नहीं है क्या? यहाँ पे टेंशन एक्सटर्नल नहीं है, टेंशन इस पर भी इस तरफ है, टेंशन इस पर भी इस तरफ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट पुलिंग जो फोर्स है, इस पूरी रस्सी पर जो नेट पुलिंग फोर्स है, वो मैं निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा आपके पास, 0.5 इंटू जी, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। यह आएगा आपके पास माइनस में 0.5, ये भी कितना आएगा, माइनस में 0.5, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 500, 600, 650, तो 0.65 किलोग्राम से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, तीनों का एक्सेलरेशन बराबर होने वाला है मैग्नीट्यूड में। तो एक ट्रिक होती है कि नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट हैज टू बी पुल्ड, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 4/0.65, which is 400 डिवाइडेड बाय 65, 5 से गए 13 बार, 5 से गए 80 टाइम्स, तो 8g/13 जो है हमें यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है, 8g/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो आंसर जो है सी आप टिक कर देंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की गिर जाती है 40/3 से 5/3 dps इन 6 आवर्स। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू, तो यहां पे देखिए 40/3 से एक हाफ लाइफ में कितना गिर जाएगा एक्टिविटी, 20/3 रह जाएगा। सब जानते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब कि जो एक्टिविटी है आधी हो जाती है कितने समय में, वो टाइम पीरियड कहलाता है हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ में 40/3 से 20/3 हुआ होगा, अगली हाफ लाइफ में 20/3 से 10/3 हुआ होगा, अगली हाफ लाइफ में 5/3 के बराबर एक्टिविटी हो चुकी होगी। तो मैं कह सकता हूं 40/3 से 5/3 1, 2, 3 हाफ लाइफ के बराबर समय लग चुका है, और ये 3 हाफ लाइफ का जो टोटल समय 6 आवर्स के बराबर दिया हुआ है, तो 3 से चला गया 2 बार, तो हाफ लाइफ हमें मिल जाती है 2 आवर्स के बराबर। आंसर विल बी 2 आवर्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में दिया है कि बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F1 with a time period 4/5 seconds. If the force is changed to F2, it executes SHM with time period 3/5 seconds. If both are the forces F1 and F2 act simultaneously in the same direction of the body, its time period is equal to. तो एक फोर्स लगा तो टाइम पीरियड कुछ है,
दूसरा फोर्स लगा तो टाइम पीरियड कुछ और है, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है 2π√m/k के बराबर होता है, और यहाँ पे जो फोर्स उसके ऊपर लगता है नेट रीस्टोरिंग फोर्स वो होता है आपके पास k × x के बराबर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, फोर्स जो है kx के बराबर होता है। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि फोर्स बदल रहे हैं और फोर्स के बदलने से टाइम पीरियड बदल रहा है, इसका मतलब k की वैल्यू दोनों ही केसेस में बदल रही है। x की वैल्यू सेम है क्योंकि x से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहां पर k की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, k की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक स्प्रिंग मास ब्लॉक में पहले हमने K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग लगाई है। यहां पे हमने क्या किया है, हमने एक, इसको ऐसा माना जा सकता है, मैं आपको सिंप्लीफाई इसको कर रहा हूं, एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड होता है T1 = 2π√m/K1। अब मान लीजिए इस स्प्रिंग की जगह एक दूसरी स्प्रिंग ले दी जाती है, तो दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेता हूं मैं K2 के बराबर होने वाला है। अब इसको डिस्प्लेस यदि करते हैं, इसको डिस्टर्ब यदि करते हैं, तो इसका टाइम पीरियड जो है हमें मिलता है 2π√m/K2, m/K2, ये इसका टाइम पीरियड हमें मिलता है। तो यहां पे देख सकते हैं यदि इसको डिस्प्लेस करेंगे x अमाउंट से तो इस पे फोर्स लगेगा K1 × x, इसको डिस्प्लेस करेंगे x अमाउंट से तो यहां पे फोर्स लगने वाला है K2 × x के बराबर। फोर्स बदल गए हैं, टाइम पीरियड भी बदल गया है। अब ये दोनों फोर्सेस एक साथ यदि लगा दिए जाएं, इसका मतलब ये है कि यदि इन दोनों स्प्रिंग्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग को जब एक साथ जोड़ देते हैं या दोनों फोर्सेस जो है एक साथ लगाए जाएंगे तो टाइम पीरियड हमें मिलने वाला है 2π√m/K1 + K2। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितनी होने वाली है। तो भाई यहां पे मैं कह सकता हूं कि K1 की वैल्यू जो है, K1 की जो वैल्यू है वो होने वाली है K1 = 4π² m/T1²। ये मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली K2 की वैल्यू लिखी जा सकती है 4π² m/T2²। तो यहां से मैं K1 + K2 की वैल्यू लिख सकता हूं, कितनी आ जाएगी आपके पास 4π² m/T1² + 4π² m/T2²। और ये जो वैल्यू है उसे लिखा जा सकता है 4π² m/T के बराबर। तो भाई ये और ये, इससे मैं क्या कह सकता हूं कि 4π² m जो है कैंसिल आउट हो गया, ये t² आएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/t² = 1/T1² + 1/T2² जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कर लेंगे। अगले सवाल है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल इज चेंज फ्रॉम 300 to 400 नैनोमीटर। चूज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज कैलकुलेट करना है, कितना होने वाला है। तो मैं पहले बात करूं तो हमें एनर्जी ऑफ फोटोन, यदि बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन पहले कितनी थी 300 नैनोमीटर पे, मैं लिख सकता हूं 1240 डिवाइडेड बाय 300। 0 से 0 गया, 3 से गया 4 बार, 3 × 3.33 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 4.13 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें फोटोन की एनर्जी मिल रही है जब 300 नैनोमीटर का रेडिएशन गिराते हैं। अब फोटोन की एनर्जी जो है वो 1240/400 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यदि हम घटा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं पहली वाले फोटॉन्स के लिए लिख सकता हूं दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आपको यहां पे मिल जाता है 4.13 माइनस ऑफ φ0 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहां पे मैं लिख सकता हूं Vs डैश नया स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 3.1 माइनस ऑफ φ0। अब यदि हमें इनका चेंज निकालना है तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इसको कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। Vs माइनस Vs डैश आपको मिलने वाला है 4.13 और यहाँ पे 3.1, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 1.03 के बराबर जो है आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस मिलने वाला है। तो डिफरेंस लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें मिल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये नैनोमीटर वोल्ट में दिया हुआ है,
नैनोमीटर वोल्ट में Hc/E की वैल्यू 1240 दी हुई है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, वोल्ट में हमारा आंसर आ जाने वाला है, बिकॉज ये नैनोमीटर वोल्ट में दिया हुआ है Hc/E की वैल्यू, और हमने ये वैल्यू Hc की वैल्यू मान ली है। अच्छा ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट का आपको कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि इनका डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि यदि हम यहाँ पे Vs और Vs डैश है ना, ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिए हैं, तो इसलिए आंसर हमें डिफरेंस जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम इनको वोल्ट में लेते तो हमारा आंसर 1 वोल्ट में आ जाता। बात भी सही है कि मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट के बराबर है। अब यदि आप इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इनको यदि वोल्ट में लेंगे तो आंसर भी वोल्ट में आएगा। तो दिस, आई होप दिस क्लियर्स योर कंफ्यूजन। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 वोल्ट के बराबर। अगला सवाल है, होमोजीनियस स्फीयर फ्लोट्स हाफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन मरकरी एंड अदर हाफ इन ऑयल in a vessel containing oil over mercury, what is the density of the material of the sphere in gram per cc? हमारे पास ये इस तरीके का दिया हुआ है, एक बीकर है, कंटेनर है, इसमें आधा जो स्फीयर है वो मरकरी में डूबा हुआ है, मरकरी में, और जो आधा स्फीयर है बेटा, वो आधा स्फीयर ऑयल में डूबा हुआ है, आधा स्फीयर ऑयल में। तो हमसे पूछा गया है कि इसका डेंसिटी जो है इस स्फीयर का वो कितना होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है तो लगने वाले सारे फोर्सेस का समीशन 0 के बराबर होने वाला है। आधा जो हमारे पास वॉल्यूम है वो मरकरी में डूबा है, तो मरकरी की वजह से एक बायंसी फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स ड्यू टू मरकरी में लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू आधा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी। ऑयल की वजह से जो बायंसी फोर्स लगेगा FB2 में इसे लिख देता हूं, तो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू वॉल्यूम विच इज 2/3 पाई आर क्यूब इनटू जी, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल सॉलिड इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। इस फोर्स को इन दोनों फोर्सेस से आप बैलेंस कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। सारी चीजें आपको पता है, ये आपको निकालना है रो एस की वैल्यू। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ ग्लास प्रिज्म इज इमर्ज्ड in water as shown in figure when a beam of light incident normally on the face AB, इस AB पर जो है लाइट नॉर्मल आकर इंसिडेंट होती है, इट इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द फेस AD, तो AD फेस पर आकर उसमें TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 4/3, देन आपको थीटा की रेंज बतानी है कि थीटा की किन किन वैल्यूज के लिए ये TIR यहां पर होने वाला है। बिकॉज हम जानते हैं कि TIR जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर नहीं होता है, बल्कि वैरायटी ऑफ एंगल्स पर हो सकता है, जब दिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। इफ I इज ग्रेटर देन C, तो हर उस वैल्यू के लिए, हर उस वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल के लिए वो TIR शो करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि लाइट यदि पैरेलल टू दिस फेस आती है, सॉरी परपेंडिकुलर टू दिस फेस आती है, तो लाइट जो है एज इट इज जो है एंटर करने वाली है, लाइट जो है एज इट इज जो है एंटर करने वाली है। ये एंगल जो है थीटा के बराबर हमें दिया हुआ है। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना बेटा नॉर्मल से थीटा, ये थीटा कह सकते हैं या एंगल आई कह सकते हैं इसे। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी। सी का मतलब क्रिटिकल एंगल इसका और इसका, इस इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा होना चाहिए आई की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं TIR यहां पर होगा, और TIR होगा तो क्या होगा बेटा, ये उतने ही एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई बनाते हुए ऐसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। तो मैं इस आई को लिख सकता हूं क्या, कि ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल 90 है बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस है, ये थीटा है, ये भी 90 हुआ तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये नॉर्मल, ये सरफेस, तो टोटल एंगल 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास, थीटा के बराबर हो जाती है, यानी कि आई जो है वो थीटा के बराबर ही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो सी जो है हमारे पास होने वाला है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स छोटा म्यू। छोटा म्यू किसका है हमारे पास, छोटा म्यू हमारे पास किसका है 1.33 या 4/3 कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3/2, तो आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9। तो ये होना चाहिए साइन इनवर्स 8/9 से ज्यादा,
साइन दोनों तरफ ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। तो साइन थीटा की वैल्यू 8/9 से ज्यादा होनी चाहिए और 1 से तो कम ऑब्वियसली होनी ही होनी है। तो उन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमें मिलने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आंसर विल बी साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9।